लेकिन 5 जुलाई की सुबह जब पुलिस वहां पहुंची और भारी लोहे का शटर ऊपर उठाया तो अंदर का दृश्य देखकर सभी की सांसें थम गई। गैराज के अंदर एक सफेद मारुति जिन कार खड़ी थी। इस कार के शीशे पूरी तरह से बंद थे। अंदर 2 लोगों की लाशें पड़ी थी। कई दिनों से बंद उस कार के अंदर मौत सड़ चुकी थी। उनमें से एक लाश थी शिल्पी जैन, वही लड़की जिसे पूरा पटना मिस पटना के नाम से जानता था। दूसरी लाश गौतम सिंह की थी, जिसका नाम शहर के रसूखदार लोगों से जोड़ा जाता था। कुछ ही घंटों में पूरा शहर इस खबर से भर गया था, लेकिन असली डर मौत से नहीं था। असली डर उन सवालों से था जो उस गैराज से बाहर आने लगे थे। अगर यह आत्महत्या थी तो गैराज बाहर से बंद क्यों था? और अगर वहां सिर्फ 2 लोग थे तो सबूत इतनी जल्दी जल्दी गायब कैसे हो गए? आखिर वो कौन लोग थे जिनके नाम धीरे धीरे इस केस के आसपास सुनाई देने लगे? उस रात पटना में सिर्फ एक केस नहीं खुला था। उस रात कई लोगों को पहली बार यह एहसास हुआ कि कुछ सच इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। और यही सच था शिल्पी जैन मर्डर केस का, मिस पटना मर्डर केस का। वो मर्डर केस जिसको लेकर बाद में प्रकाश झा ने अपनी फिल्म में भी उस दृश्य को दर्शाने की कोशिश की, और ये वो दृश्य था जिसने उस वक्त बिहार के जंगल राज की सबसे बड़ी तस्वीर दिखाई थी। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज कहानी शिल्पी जैन की, वो मर्डर केस जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है। लेकिन शिल्पी जैन कौन थी? देखिए, उस बंद गैराज में मिली लड़की जिसका नाम शिल्पी जैन था, वो कभी पटना के सबसे चमकते चेहरों में से एक थी। एक ऐसा नाम जिसे उस दौर में लोग मिस पटना के नाम से जानने लगे थे। 90 के दशक के आखिर में जब बिहार अपराध और राजनीति के डर के बीच जी रहा था, उस समय शिल्पी अपने सपनों की दुनिया बनाने में लगी थी। वो पटना विमेंस कॉलेज की छात्रा थी। एक अच्छे कारोबारी परिवार से आती थी। उसके पिता शहर के जाने माने व्यवसायी थे। शिल्पी को मॉडलिंग, फैशन की दुनिया में आगे बढ़ना था। उन्हें लगता था कि पटना से निकलकर वो एक दिन बड़ी पहचान बना सकती है। उस समय शहर में होने वाले फैशन शो, बड़े कार्यक्रम और हाई प्रोफाइल पार्टियों में उसका नाम तेजी से जाना पहचाना जाने लगा। लोग कहते थे कि शिल्पी में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस था। शायद यही वजह थी कि वो बहुत जल्दी शहर के रसूखदार लोगों के बीच में पहचानी जाने लगी। लेकिन इसी चमक के बीच एक ऐसा अंधेरा बन रहा था जिसे शायद शिल्पी खुद भी नहीं समझ पा रही थी। उस दौर में पटना का ग्लैमर और राजनीति अक्सर एक दूसरे के करीब माने जाते थे। बड़े होटल, देर रात चलने वाली पार्टियां और ऐसे लोग जिनकी पहुंच सत्ता तक थी। शिल्पी अब उस दुनिया का हिस्सा बन गई थी। शुरुआत में यह सब कुछ सपने जैसा था, लेकिन बाद में यही दुनिया उसके लिए डर बन गई। उनकी मौत के बाद लोगों ने पहली बार महसूस किया कि उस समय बड़े लोगों के करीब पहुंचना हमेशा सुरक्षित नहीं होता, कई बार मौत के करीब ले जाता है। क्योंकि उस बंद गैराज में सिर्फ एक लड़की की लाश नहीं मिली थी, वहां पटना के उन अंधेरे चेहरों की झलक भी दिखाई दी थी जिनके नाम लोग उस दौर में भी धीमे आवाज में लिया करते थे। खैर, शिल्पी की लाश अकेली नहीं थी। शिल्पी के साथ गौतम सिंह की भी लाश मिली थी। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि गौतम सिंह कौन और उससे मुलाकात कैसे हुई? तो आपको बता दें कि शिल्पी की जिंदगी में एक ऐसा नाम आया जिसने आगे चलकर इस कहानी को रहस्यमय बना दिया। यह नाम था गौतम सिंह का। गौतम कोई आम लड़का नहीं था। उसका संबंध एक रसूखदार परिवार से था। उसकी पहुंच उन लोगों तक बताई जाती थी जिनके नाम उस दौर में सत्ता के बेहद करीब थे। पटना के बड़े होटल, क्लब और देर रात चलने वाली पार्टियां, इन्हीं जगहों पर शिल्पी और गौतम की मुलाकातें शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों को कई जगह साथ देखा जाने लगा और शहर में उनके रिश्तों को लेकर अलग अलग तरह की बातें होने लगी। उस दौर में पटना का हाई प्रोफाइल सर्किल बहुत छोटा था। यहां खबरें छिपती कम थी और फैलती ज्यादा थी। शिल्पी अब उस दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी जहां बाहर से सब कुछ चमत्कार दिखाई देता, लेकिन अंदर बहुत कुछ ऐसा था जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते थे। कहा जाता है कि गौतम के जरिए ही शिल्पी की पहचान कुछ ऐसे लोगों से हुई जिनके नाम उस समय खुलेआम लेने से लोग बचते थे। यही वजह है कि जब इस केस में रसूखदार लोगों की चर्चाएं शुरू हुई तो लोगों का शक और गहरा होता चला गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि शिल्पी और गौतम की कहानी जितनी तेजी से शुरू हुई उतनी ही रहस्यमय तरीके से खत्म भी हो गई, क्योंकि कुछ ही समय बाद इन दोनों की लाशें उस बंद गैराज में मिली और शायद उसी गैराज में इस कहानी का सच भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन सवाल कि उस रात हुआ क्या था? 2 जुलाई साल 1999। ये वही रात थी जिसके बाद शिल्पी जैन और गौतम सिंह कभी जिंदा नहीं दिखाई दिए।
उस दिन शिल्पी घर से निकली थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उसकी आखिरी शाम होने वाली है। जांच से जुड़ी जानकारी के मुताबिक उस रात दोनों को पटना के कुछ इलाकों में देखा गया। शहर सामान्य दिख रहा था, सड़कें खुली थी, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। लेकिन उसी शहर में दो लोग धीरे धीरे एक रहस्य की तरफ बढ़ रहे थे, जो आगे आने वाले दिनों में पूरे बिहार को हिला देने वाला था। कहा जाता है कि उस रात शिल्पी और गौतम कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में थे जिनके नाम बाद में चर्चा में आया, अखबारों में छपा, फिल्मों में इस्तेमाल किया गया। लेकिन सवाल है, क्या हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ? इसका जवाब कभी भी कानूनी तौर पर तो सामने नहीं आया। यही वजह है कि यह केस आज भी सवालों में घिरा है। रात बढ़ती गई, लेकिन दोनों अपने घर नहीं लौटे। पहले परिवार वालों को लगा कि शायद फोन न लग पा रहा या देर हो गई हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा बेचैनी बढ़ती गई। अगली सुबह तक दोनों का कोई पता नहीं था। किसी को मालूम नहीं था कि उस समय पटना के एक बंद गैराज में क्या हुआ। क्या दोनों अपनी मर्जी से गए थे या वहां कोई और मौजूद था? अगर सब कुछ सामान्य था तो बाद में इतने सवाल क्यों उठे? यही वो रात थी जिसने इस केस को एक साधारण घटना नहीं रहने दिया, क्योंकि बाद में जब पुलिस गैराज पहुंची तो सिर्फ दो लोगों की लाशें नहीं मिली, ऐसी खामोशी भी मिली जिसने पूरे शहर को डरा दिया था। 5 जुलाई साल 1999 की सुबह पुलिस फ्रेजर रोड के उस बंद गैराज तक पहुंची, जिसके बाहर अब तक सिर्फ बदबू और सन्नाटा था। जैसे ही भारी लोहे का शटर उठाया गया, अंदर का दृश्य देखकर मौजूद लोग कुछ पल के लिए ठिठक गए। गैराज के अंदर एक सफेद मारुति जन कार खड़ी थी। कार पूरी तरह बंद थी। उसके अंदर शिल्पी और गौतम की लाशें पड़ी थी। कई दिनों से बंद उस जगह में मौत की गंध फैल चुकी थी। लेकिन डर इस बात का नहीं कि 2 लोग मारे गए, डर इस बात का था कि वहां कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। पुलिस ने शुरुआत में इसे आत्महत्या कहा और कार के अंदर 2 लोगों के दम घुटने से मौत की बात की। लेकिन जैसे जैसे खबर बाहर आने लगी, सवाल बढ़ते गए। सवाल कि अगर आत्महत्या थी तो गैराज बाहर से बंद क्यों था? अगर दोनों वहां अकेले थे तो कई सबूतों को इतनी जल्दी हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? मौके पर मौजूद कुछ लोगों का कहना था कि वहां संघर्ष के निशान भी दिखाई पड़े। बाद में शिल्पी के शरीर पर चोटों के निशान भी सामने आए, जिसने लोगों का शक और गहरा कर दिया। सबसे ज्यादा चर्चा उस जल्दबाजी की हुई जिसमें गौतम के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लोगों को लगने लगा कि इस केस में कुछ ऐसा है जिसे जल्दी दबाने की कोशिश की जा रही है। और यहीं से मामला सिर्फ 2 मौत का नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे रहस्य बदल गया जिसमें हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छिपा था। सवाल कि क्या ये सिर्फ आत्महत्या थी? जैसे जैसे केस से खबर फैली, वैसे वैसे लोगों के मन में सवाल उठा। पुलिस ने शुरुआत में दावा किया कि दम घुटने से मौत हुई, लेकिन सवाल फिर वही था कि गैराज बाहर से बंद कैसे था? कई रिपोर्ट में शिल्पी के शरीर पर चोट की बात थी। फॉरेंसिक की जानकारियों ने शक और बढ़ाया, और सबसे ज्यादा चर्चा उस कथित तीसरे डीएनए की हुई जिसका जिक्र जांच के दौरान सामने आया। कहा गया कि क्या उसके साथ रेप हुआ था? कई लोगों ने किया था। उसके शरीर के अंदर लोगों के वीर के सैंपल मिले। हालांकि बाद में जांच एजेंसियों ने कई बातों खारिज किया, लेकिन लोगों के मन से यह शक कभी गया नहीं। सवाल सिर्फ मौत का नहीं था, सवाल यह था कि क्या इस केस में पूरी सच्चाई कभी सामने आएगी? उस दौर में बिहार पहले ही अपराध, राजनीति, असुखदार लोगों के प्रभाव को लेकर चर्चा में था। इसलिए जब इस केस में बड़े नामों की फुसफुसाहट शुरू हुई तो लोगों का डर और गहरा हो गया। कुछ लोगों को लगने लगा कि यह सिर्फ 2 लोगों की मौत का मामला नहीं, बल्कि एक ऐसा केस है जिसमें सच तक पहुंचना आसान ही नहीं। शायद यही वजह है कि इतने साल बाद भी यह मामला लोगों के मन में जिंदा है, क्योंकि इस केस में सबसे डरावनी चीज मौत नहीं, सबसे डरावनी चीज वो शक था जो कभी खत्म नहीं हुआ। अब आपके मन में सवाल होगा कि जांच में क्या क्या आया? तो जैसा हमने बताया, शुरुआत में आत्महत्या कहा गया, लेकिन जनता ने दबाव जब बढ़ाया तो मामला सीबीआई तक पहुंचा। लोगों को लगा सच सामने आएगा, लेकिन जांच के रहस्य कम होने के बजाय और गहरे हो गए। जांच के दौरान कई सवाल उठे जिनके जवाब कभी नहीं मिले। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात थी, गौतम के शव को जल्दी क्यों जलाया गया? लोगों का मानना था इससे कई अहम सबूत खत्म हुए। शिल्पी के शरीर पर चोट, फॉरेंसिक को लेकर अलग अलग बातें सामने आई, डीएनए का जिक्र हुआ, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने सब कुछ खारिज हो गया। कई बड़े नामों की चर्चा हुई। कहा जाने लगा जिन लोगों से सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए थे उनसे सवाल खुलकर नहीं हुए। हालांकि इन आरोपों को कभी भी साबित पूरी तरह से नहीं किया गया, लेकिन लोगों के मन में शक लगातार रहा। सालों बाद भी शिल्पी का परिवार इस केस को लेकर सवाल उठाता रहा। उन्हें लगता था कि इस मामले की पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आई। यही वजह है कि इस धीरे धीरे एक फाइल बन गया जिसमें हर नई जानकारी के साथ नया शक जुड़ता गया। और शायद इसी कारण पटना में जब इस केस का नाम लिया जाता है तो लोग सिर्फ 2 मौत को याद नहीं करते, लोग उस जांच को याद करते हैं जो शायद सच तक कभी पहुंच नहीं पाए। आज कई साल बीत गए हैं। 27 सालों बाद भी शिल्पी जैन और गौतम सिंह के केस में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला। शायद इसी वजह से मामला आज भी जिंदा है। सबसे पहला सवाल जिसने सबको परेशान किया, आत्महत्या तो गैराज बाहर से बंद कैसे? दूसरा, डीएनए का, जिसकी चर्चा जांच के सामने आई, अगर वो मौजूद था तो किसका था? अगर
वो महत्वपूर्ण नहीं था तो फिर उसकी चर्चा इतनी ज्यादा क्यों हुई? लोगों के मन में यह सवाल हमेशा रहा, गौतम के शव को जलाया क्यों गया? जल्दबाजी या सबूत छिपाना? कई लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि जिन रसूखदारों का नाम आया उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? कुल मिलाकर शायद यही इस केस की सबसे डरावनी चीज थी कि इतने साल बाद भी इस केस में सच और अफवाह के बीच की रेखा साफ नहीं हो पाई। जब किसी केस में सवाल जवाबों से ज्यादा बच जाएं तो डर सिर्फ मौत का नहीं होता, डर इस बात का होता है कि कहीं जानबूझकर इसे दबाया तो नहीं गया। समय बीता, सरकारें बदली, फाइलें पुरानी हुई, लेकिन शिल्पी और गौतम केस आज भी अनसुलझा है। पटना के बंद गैराज को अब शायद कम लोग याद करते होंगे, लेकिन इस केस का नाम आज भी बिहार की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है, क्योंकि लोगों को हमेशा लगा कि इस कहानी में कुछ ऐसा था जो कभी खुलकर सामने नहीं आया। शिल्पी का परिवार सालों तक इंसाफ की मांग करता रहा, बार बार कहता रहा कि जांच नहीं पूरी हुई, लेकिन जांच एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट देकर मामला बंद कर दिया। सवाल वहीं के वहीं रह गए। अगर सब कुछ इतना साफ था तो फिर विरोधाभास क्यों? शायद यही वजह है कि मामला सिर्फ एक पुरानी क्राइम फाइल बनकर नहीं है। ये उस दौर के बिहार की ऐसी याद है जहां अपराध, राजनीति और रसूख के बीच रेखा धुंधली थी। और यही इस केस की सबसे डरावनी बात है कि इतने साल बाद भी कोई भी पूरे भरोसे से नहीं कह सकता कि उस रात बंद गैराज में हुआ क्या था। कुछ केसेस में सबसे खतरनाक चीज मौत नहीं, सबसे खतरनाक होता थोड़ा सच। बाकी आप हमें बताइए, आपके हिसाब से शिल्पी जैन गौतम सिंह के केस में सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या यह आत्महत्या थी या सच में उस बंद गैराज में कुछ ऐसा हुआ था जिसे कभी पूरी तरह सामने नहीं आने दिया गया? अगर आज ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपको सिर्फ क्राइम की कहानियां नहीं सुनाते, उन अधूरे सच्चों की परतें खोलते हैं जो सालों बाद भी लोगों के मन में डर बनकर जिंदा है।